दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान ने पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया। हालांकि भारत में इस्लाम के समर्थकों के लिए यह नई बात अवश्य थी, लेकिन इस्लामिक इतिहास के लिए नहीं। मिस्र, ईरान और ख्वारिज्म के साम्राज्यों में स्त्रियों ने शासन सत्ता का उपभोग किया और कर रही थीं। जहां तक रजिया सुल्तान के व्यक्तिगत गुणों की बात है, तकरीबन सभी इतिहासकारों ने उसकी प्रशंसा की है। आपका टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि के लिए रजिया सुल्तान ने पर्दा त्याग दिया और सैनिकों की तरह कोट और पगड़ी पहनकर दरबार में बैठना शुरू किया। इसके साथ ही घुड़सवारी और शिकार करना शुरू किया और जनता के सामने खुले मुंह जाने लगी। रजिया सुल्तान जब घोड़े पर बैठती थी, तब एक अबिसीनियाई हबशी मलिक जमालुद्दीन याकूत उसे अपने हाथों से सहारा दिया करता था। तुर्की सरदारों को यह कतई पसंद नहीं था कि रजिया सुल्तान अपने एक काले गुलाम को पसंद करे। अब सवाल यह उठता है कि क्या बेहद खूबसूरत रजिया सुल्तान एक काले कलूटे गुलाम मलिक जमालुद्दीन याकूत से प्रेम करती थीं? आखिर में मलिक जमालुद्दीन याकूत को इतना ज्यादा क्यों पसंद करती थी रजिया सुल्तान? यही नहीं, हबशी मलिक जमालुद्दीन याकूत किस तरह से रजिया सुल्तान के संपर्क में आया और यह हबशी गुलाम कहां का निवासी था? इन सब प्रश्नों की जानकारी के लिए यह वीडियो पूरा देखें। मलिक जमालुद्दीन याकूत के प्रारंभिक जीवन के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वह एक गुलाम था। मलिक जमालुद्दीन एक तुर्की नाम था जो याकूत को उसके मालिकों ने दिया था, अन्यथा वह एक अफ्रीकी सिद्दी था। दरअसल याकूत गुलाम अफ्रीकी समुदाय से आते थे, जिन्हें सुल्तानों के द्वारा उनकी शारीरिक शक्ति और वफादारी के लिए नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार याकूत यानी गुलाम हबशी दिल्ली सल्तनत की सेनाओं और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यदि हम मलिक जमालुद्दीन याकूत की बात करें, तो यह सुल्तान इल्तुतमिश का गुलाम था। प्रारंभ में जमालुद्दीन याकूत रजिया सुल्तान की सौतेली मां की सेवा में नियुक्त था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शरीर से ताकतवर अबिसीनियाई हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूत को खूबसूरत रजिया की सुरक्षा और देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया। रजिया सुल्तान जब दिल्ली की गद्दी पर बैठी, तब उसने अबिसीनियाई हबशी मलिक जमालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। ऐसे में याकूत बहुत जल्द ही रजिया सुल्तान का करीबी सलाहकार और विश्वास पात्र बन गया। इतना ही नहीं, रजिया सुल्तान ने याकूत को अमीर अल खैल, घोड़ों का अमीर, और अमीर अल उमरा, अमीरों का अमीर जैसी उपाधियों से भी नवाजा, जिससे तुर्की अमीरों में बेचैनी बढ़ गई। इसके अतिरिक्त रजिया सुल्तान अपनी सुरक्षा के लिए शारीरिक रूप से ताकतवर गुलाम याकूत को हर समय अपने साथ रखती थी। ऐसे में दरबारियों और कुलीनों के बीच यह अफवाह फैल गई कि वह रजिया सुल्तान का आशिक है। कहते हैं कि मलिक जमालुद्दीन याकूत रजिया सुल्तान का आशिक और बेहद करीबी सलाहकार था। इतिहासकार इसामी लिखता है कि रजिया सुल्तान और याकूत के बीच अनुचित प्रेम संबंध थे। यह सच है कि रजिया सुल्तान जब घोड़े पर बैठती थी, तब याकूत उसे अपने हाथों से सहारा दिया करता था। रजिया जब घुड़सवारी करती थी, तब अमीर ए आखुर याकूत उसके पीछे साये की तरह रहता था। दरअसल बेहद शक्तिशाली और साहसी याकूत किसी छोटी सेना से कम नहीं था। वह रजिया सुल्तान के लिए तलवार और ढाल की तरह काम करता था। याकूत को किसी भी समय रजिया सुल्तान के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त था। कोई भी वजीर, सेनापति अथवा तुर्की सरदार रजिया सुल्तान और याकूत के बीच नहीं आ सकता था। ऐसे में रजिया सुल्तान और गुलाम हबशी याकूत के करीबी संबंधों से तुर्की सरदार कुपित हो गए। हालांकि रजिया सुल्तान और याकूत के प्रेम संबंधों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। फिर भी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिससे यह साबित होता है कि रजिया सुल्तान के सबसे करीब याकूत ही था। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। रजिया सुल्तान में वे सभी गुण थे
जो एक सुल्तान में होने चाहिए बावजूद इसके तुर्की सरदारों के विद्रोह के चलते वह महज 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन ही शासन कर सकी। रजिया सुल्तान और मलिक जमालुद्दीन याकूत की मौत को लेकर इतिहासकारों में आज भी मतभेद है। दरअसल दिल्ली, हरियाणा एवं राजस्थान में बनी कब्रें रजिया सुल्तान एवं याकूत को लेकर अलग अलग दावा पेश करती हैं। कैथल मानस रोड स्थित रजिया सुल्तान की कब्र से जुड़ी स्टोरी यह है कि जब भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया और अमीर हाजिब एदगीन ने तुर्की सरदारों के साथ मिलकर रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तब रजिया ने अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने का निश्चय किया। रमजान का महीना था। रजिया सुल्तान अपनी सेना के साथ भटिंडा किले के सामने खड़ी थी, तभी तुर्की सरदारों ने उसे धोखा दे दिया। तुर्की सरदारों ने मिलकर जमालुद्दीन याकूत का वध कर दिया और रजिया को भटिंडा के किले में कैद कर दिया। रजिया के कैद होते ही उसके भाई बहराम शाह ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। हालांकि रजिया सुल्तान ने दोबारा सिंहासन हासिल करने के उद्देश्य से अल्तुनिया से शादी कर ली। इस प्रकार रजिया और अल्तुनिया की सेना ने दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन तुर्क अमीरों की नेतृत्व वाली सेना के समक्ष रजिया सुल्तान की हार हुई। यहां तक कि सैनिक भी उसका साथ छोड़ गए। कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। तभी कुछ डाकुओं ने 13 अक्टूबर 1240 को उन दोनों की हत्या कर दी। वहीं राजस्थान के टोंक में पुराने कब्रिस्तान के पास एक बड़ी कब्र है, जिस पर फारसी में सल्तनते हिंद रजिया उत्कीर्ण है। इसी कब्र के बगल में एक छोटी मजार भी है, जो याकूत की मजार हो सकती है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। युद्ध में रजिया सुल्तान की सुनिश्चित हार को देखते हुए याकूत उसे लेकर राजपूताना की तरफ निकल गया, लेकिन टोंक में तुर्की सरदारों ने उन्हें घेर लिया, जहां रजिया याकूत की हत्या कर दी गई। इसके अतिरिक्त तुर्कमान गेट, दिल्ली स्थित भोजला पहाड़ी पर भी रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है। रजिया सुल्तान के इस मकबरे के पास एक अन्य मकबरा मौजूद है, जो जमालुद्दीन याकूत का है। अलग अलग जगहों पर बनी कब्रें इस बात का इशारा करती हैं कि रजिया सुल्तान और याकूत की मौत से जुड़े तथ्यों को लेकर इतिहासकारों से कुछ चूक अवश्य हुई है। हालांकि यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से निकाह केवल राजनीतिक फायदे के लिए किया था, जबकि वह अपने आशिक जलालुद्दीन याकूत से मोहब्बत करती थीं। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जब अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, तो कुछ अमीरों ने रजिया के स्त्री होने के नाते उसका विरोध किया, लेकिन इल्तुतमिश ने उनको यह कहकर शांत कर दिया कि मेरी मृत्यु के पश्चात यह पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अतिरिक्त मेरे पुत्रों में से कोई भी शासक बनने के योग्य नहीं है। दिल्ली में शुक्रवार की नमाज के वक्त रजिया लाल वस्त्र पहनकर पहली बार जनता के सम्मुख गई। उसने दिल्ली की जनता को इल्तुतमिश की इच्छा याद कराया तथा अपनी क्रूर मां शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी और संभवतः यह वायदा भी किया कि यदि शासक बनने का अवसर मिलने पर वह अयोग्य साबित हुई तो उसका सिर काट लिया जाए। इस प्रकार दिल्ली की जनता ने उत्साहित होकर रजिया का साथ दिया। ऐसी स्थिति में रजिया ने सबसे पहले शाह तुर्कान को कारागार में डाल दिया और रुकनुद्दीन फिरोज को कैद कर कत्ल करा दिया। आखिरकार रुकनुद्दीन फिरोज के 7 माह शासन करने के पश्चात रजिया ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। रजिया सुल्तान मध्य युग की एक अद्वितीय स्त्री थी। व्यक्तिगत दृष्टि से रजिया ने पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। रजिया सुल्तान योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि के लिए रजिया ने सबसे पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। उसने पर्दा त्याग दिया। रजिया सुल्तान सैनिकों की तरह ही कोट व पगड़ी पहनकर अपने दरबार में बैठती थीं। इतना ही नहीं, रजिया सुल्तान ने शिकार और घुड़सवारी करना शुरू किया और जनता के सम्मुख खुले मुंह जाने लगी। रजिया के व्यवहार से प्रतिक्रियावादी मुसलमान वर्ग अवश्य असंतुष्ट हुआ होगा, लेकिन यह उसके विरुद्ध असंतोष का मुख्य कारण नहीं था। रजिया का यह व्यवहार इस बात का प्रमाण था
कि वह सुल्तान की दृष्टि से मर्दों की तरह कार्य करना चाहती थी और उसका स्त्री होना उसके शासन की दुर्बलता नहीं बन सकता था। जहां तक किसी स्त्री के शासक होने का प्रश्न है, वह भारत में इस्लाम के समर्थकों के लिए एक नई बात अवश्य थी, लेकिन इस्लाम के इतिहास के लिए नहीं। मिस्र, ईरान और ख्वारिज्म के साम्राज्यों में स्त्रियों ने शासन सत्ता का उपभोग किया था और कर रही थीं। जहां तक रजिया के व्यक्तिगत गुणों की बात है, सभी इतिहासकारों ने उसकी प्रशंसा की है। रजिया सुल्तान ने 3 वर्ष 6 माह तथा 6 दिन राज्य किया। उसमें वे सभी श्रेष्ठ गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। विद्रोही इक्तेदारों को पराजित करने के पश्चात रजिया ने अपने शासन को कौशल और एवं शक्ति से दृढ़ किया और सफल हुई। रजिया का प्रमुख लक्ष्य शासन से तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त कर उन्हें सिंहासन के अधीन बनाना था। इसके लिए रजिया ने विभिन्न पदों और सूबों में नवीन अधिकारियों की नियुक्ति की। रजिया ने मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब ए लश्कर तथा मलिक कबीर खां अय्याज को लाहौर का इक्ता दिया। जमालुद्दीन याकूत सुल्ताना रजिया का कृपा पात्र था और वह रजिया के घोड़े पर बैठने के अवसर उसे अपने हाथों का सहारा दिया करता था। रजिया के इस कार्य से तुर्कों में विरोध की ज्वाला भड़क उठी। तुर्की सरदारों को यह कतई पसंद नहीं था कि एक सुल्ताना अपने दरबार में एक काले गुलाम को पसंद करे। इसी वजह से कुछ इतिहासकारों ने रजिया सुल्तान और जमालुद्दीन याकूत के बीच प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया है। तत्कालीन इतिहासकार इसामी ने रजिया सुल्तान पर जमालुद्दीन याकूत के साथ अनुचित प्रेम संबंध का आरोप लगाया था, किंतु अविवाहित इसामी के ओराप को अन्य इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। वह एक ऐसा संदेह है जिसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने याकूत और रजिया के संबंधों को निष्कलंक बताया है। बता दें कि 3 वर्ष तक रजिया सुल्तान अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रही। वह अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा कर सकी और अपने विरोधी तुर्क गुलाम सरदारों को अपने अधीन रख सकी। परंतु 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। हाजिब एतगीन और अल्तुनिया दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ऐसे में जब रजिया रमजान के महीने में अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना लेकर भटिंडा किले के सामने खड़ी थी, ठीक उसी समय तुर्की सरदारों ने उसे धोखा दिया। तुर्की सरदारों ने मिलकर उसके विश्वास पात्र गुलाम जमालुद्दीन याकूत का वध कर दिया और रजिया के विरुद्ध विद्रोह करके उसे पकड़कर भटिंडा के किले में कैद कर लिया। रजिया के कैद होने की सूचना मिलते ही षड्यंत्रकारी अमीरों ने उसके भाई बहराम शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया तथा एतगीन के दिल्ली पहुंचते ही उसे नाइब ए मामलिकात का नवीन पद दिया गया। यह पद एक संरक्षक के समान था। चूंकि अल्तुनिया को उसके इच्छानुसार पद नहीं मिला, इसलिए उसने रजिया से विवाह कर लिया। जहां रजिया ने अपने सिंहासन को दोबारा प्राप्त करने की इच्छा से यह विवाह किया था, वहीं अल्तुनिया को अपने सम्मान और पद में वृद्धि की आशा थी। जानकारी के लिए बता दें कि बहराम शाह से असंतुष्ट सरदार रजिया और अल्तुनिया से जा मिले। खोखर, राजपूत और जाटों को सम्मिलित करके अल्तुनिया ने एक सेना एकत्र की और रजिया के साथ दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया। लेकिन तुर्क अमीरों के नेतृत्व वाली दिल्ली की सेना के मुकाबले रजिया की पराजय हुई, जिससे उन्हें भटिंडा की ओर वापस लौटना पड़ा। यहां तक कि सैनिक भी उनका साथ छोड़ गए और रास्ते में कैथल के निकट जब रजिया और अल्तुनिया एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, तभी कुछ हिंदू डाकुओं ने 13 अक्टूबर 1240 को उन दोनों का वध कर दिया। एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।